परीशे तो अक्सर फरीदा से मिलने आ जाती थी, इसीलिए इसे देखकर माहीम को हैरत नहीं हुई। हैरत और खुशी इसे आयरा और किस्वा को देखकर हुई थी, क्योंकि वो बहुत कम इनके घर पर आती थी। वो खुशदिली से इनसे मिली, लेकिन आज इनके अंदाज में कुछ ज़्यादा ही अपनायत थी। दिमाग जैसे सायरन बजा रहा था कि किस्वा इसे अपने पास बिठा रही थी। इसकी माँ प्यार से इसे देख रही थी और नूर की शरारती निगाहें इसे कन्फ्यूज़ कर रही थी। बात क्या थी ये पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ बैठना अब इसे अजीब लग रहा था, इसीलिए माजरत करके वो अपने कमरे में चली गई। इसके कमरे में आते ही नूर भी इसके पीछे आई। चेहरे पर शरारत थी और वो अपने डिम्पल की नुमाइश भी कर रही थी। ऐसे क्यों देख रही हो? इसने मुसलसल इसे खुद पर टिकी निगाहों से चिढ़कर कहा। तुम्हें पता है घर में क्या बात चल रही है? क्या बात चल रही है? तुम्हारी शादी की बात। मेरी शादी? हाँ, लेकिन मेरी शादी की बात क्यों चल रही है? इसके कहने पर नूर ने मुंह बनाकर इसे देखा। जो बात बताने के लिए वो पुरजोश थी वो तो माहिम पूछ ही नहीं रही थी। ये तो पूछो कि तुम्हारी शादी की बात किससे हो रही है? किससे हो रही है? साहिर लाला से, इसने खुशी से तकरीबन चिल्लाते कहा, जबकि माहिम को लग रहा था कि इसने कुछ गलत सुन लिया हो। क्या कहा तुमने? साहिर लाला। माहिम को फीका पड़ता चेहरा देखकर इसकी मुस्कुराहट गायब हुई थी। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नूर, मुझे साहिर भाई से शादी नहीं करनी। किसी को पसंद करती हो तुम? नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करती, लेकिन मैं साहिर भाई से शादी भी नहीं करना चाहती। मुझे नहीं करनी इनसे शादी। एक आंसू इसकी आंख से बहकर निकला। चेहरे पर डर के तासुरात थे, जैसे इसे ज़बरदस्ती साहिर के साथ बांध दिया जाएगा। माहिम, इसमें रोने की क्या बात है? कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। तुम्हें नहीं करनी शादी तो इनकार कर दो, लेकिन प्लीज़ रो तो मत। वसी अंकल ने कहा है कि वो तुम्हारी मर्ज़ी पूछेंगे। जब वो तुमसे पूछे तो मना कर देना। बात खत्म। इसके आंसू साफ करके नूर ने इसे गले लगाया, जबकि दिल में इसे अपने भाई के लिए दुख था। परीशा ने इसे बताया था कि वह सब यहाँ साहिर की ख्वाहिश पर आए हैं। यकीनन साहिर को इसका इनकार बेहद बुरा लगेगा, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती तो रिश्ते में नहीं बांध सकते ना। वो आपसे शादी नहीं करना चाहती। माहिम के पास से उठकर इसने सीधा अपने कमरे में जाकर साहिर को फ़ोन किया था, जो इसकी बात सुनकर हैरान नहीं हुआ। माहिम की तरफ से इसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। साहिर लाला, आप सुन रहे हो? इसकी खामोशी को देखकर नूर ने कहा। सब सुन चुका हूँ नूर, और मैं एक बार इससे मिलना चाहता हूँ। लाला, आप इसे फोर्स नहीं करेंगे? नहीं मेरा बच्चा, मैं इसे फोर्स नहीं करूँगा। कल मैं और जरियाम शहर आएंगे, और फिर मैं एक बार इससे बात करूँगा। इसके बाद इसकी मर्ज़ी, वो जो कहेगी मैं इसके फ़ैसले को दिल से कबूल करूँगा। इसकी बात नूर को हज़म नहीं हुई थी। घर के बड़े तो यहाँ पर आ गए थे, लेकिन जरियाम, साहिर और शामिर इस वक्त हवेली में मौजूद थे, और इनका इरादा अब सुबह शहर आने का था। थोड़ी देर बात करके इसने फ़ोन रख दिया, जबकि इसके जहन में अब ये बातें चल रही थी कि साहिर माहिम से क्या बात करेगा। जिस शराफत का मुजाहरा वो कर रहा था, वो शराफत इसकी ज़ात का हिस्सा नहीं थी, और ना ही नूर को इससे इत्मीनान भरे जवाब की उम्मीद थी। वो साहिर शाह था, वो कभी भी इतनी आसानी से पीछे नहीं हटता था। तो भला ये कैसे मुमकिन था कि माहिम के इनकार पर वो इतना पुरसकून रहता, वो भी तब जब हवेली वाले साहिर के कहने पर ही आए थे। अगले दिन रफ़ीक के घर जाकर इसे वही सुनने को मिला जिसकी इसे तवक्को थी। वो हयात को अपने साथ नहीं रख सकते थे। इनके अपने ही रोने ख़त्म नहीं हो रहे थे, और उनका कहना था अगर हयात इनकी सगी बहन की बेटी होती तो वो सोच भी सकते थे, लेकिन वो सकीन नहीं थी। वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड थी। 5 साल गुजरने के बाद जब वो दोनों मियाँ बीवी औलाद की नेमत से महरूम रहे, तो उन्होंने इस बच्ची को गोद लिया था, जिसका नाम बहुत प्यार से हयात रखा गया। लेकिन इसे अपने इन दोनों मियाँ बीवी के अलावा किसी ने भी दिल से कबूल नहीं किया था। वो तो हमेशा से इन सब के लिए पराई थी। तो भला अब कैसे वो इस पराई औलाद को पाल लेते? इनकी बात सुनकर मुर्तज़ा ने इनसे वही बात कही जो इसने आर्यान और आलम से कही थी, कि वो हयात को अपने साथ लेकर जाना चाहता है, अपनी बेटी बनाकर। इसकी बात सुनकर जैसे इनके सर से एक बोझ उतर गया। उन्हें इस लड़की की जिम्मेदारी नहीं उठानी थी। उन्होंने खुशदिली से मुर्तज़ा को हयात की जिम्मेदारी में दे दिया। वैसे भी रफ़ीक के ज़रिए वो इसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो कैसे मिजाज का है, क्या काम करता है, कहाँ रहता है, इन्हें सब मालूम था। ना भी होता तो भी इन्हें क्या फ़र्क पड़ना था। इनके नज़दीक हयात एक बोझ थी जिसे मुर्तज़ा शाह उठाना चाह रहा था, और बस। मैं मुर्तज़ा शाह हूँ, यही समझ लो कि तुम्हारे वालिद का एक बेहतरीन दोस्त। मुर्तज़ा ने नरमी से अपने सामने बैठी इस 18-19 साल की लड़की को देखते कहा, जिसकी घनी पलकें इस वक्त झुकी थी। सर पर सलीके से दुपट्टा जमाए वो मुर्तज़ा की बात को सुन रही थी। उसका चेहरा देख कर लग रहा था जैसे वो इसके आने से पहले ही कितनी देर रोती रही थी। मैं जानती हूँ, उन्होंने बताया था आपके बारे में। अम्मी की अचानक मौत।
अम्मी की अचानक मौत के बाद इनके दिल में ये डर बैठ गया था कि कहीं वो भी इसी तरह इस दुनिया से न चली जाएं। इसीलिए अक्सर वो मुझसे ये बात कहा करते थे कि इन्हें कुछ हो जाए तो मैं आपके पास चली जाऊं, क्योंकि मेरे मामले में वो आपके अलावा किसी और के पर भरोसा नहीं कर सकते थे। और देखें, इसने नम्मा के उठाकर मुर्तज़ा की तरफ देखा। उनका डर सच साबित हुआ। वो भी अम्मी की तरह मुझे छोड़कर चले गए। जिंदगी और मौत तो बरहक है मेरे बच्चा। इसकी मौत ऐसे ही लिखी थी। वो जाने से पहले तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे देकर गए थे। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। मैं आप पर भरोसा करती हूँ मुर्तज़ा अंकल, क्योंकि बाबा को आप पर भरोसा था, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों? उसने सवालिया निगाहों से हयात को देखते ही पूछा, लेकिन फिर इसके जवाब देने से पहले ही खुद अगला सवाल पूछ लिया। कोई और ऐसी जगह है जहाँ तुम जा सकती हो? यतीम लोगों के लिए ऐसी बहुत सी जगहें होती हैं, मेरे लिए भी है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसी किसी जगह जाने दूंगा? मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। बेटा, तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो और ना ही कभी हो सकती हो। तुम मेरी बेटी की तरह हो, खुदा की तरफ से मेरे लिए भेजी गई रहमत हो। तुम मेरे साथ चल रही हो। ज़रूरी सामान पैक करो, तुम्हारे बड़ों से मैं इस बात की इजाज़त ले चुका हूँ। उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। उन्हें क्यों एतराज़ होगा? मैं इनके लिए पराई हूँ, बचपन से लेकर इन सब के लिए। इनके सबसे इन सब के मुंह से यही सुनती आई हूँ, लेकिन आज ये सब सुनकर उसे बेहद तकलीफ़ हुई थी। पहले वह हमेशा इन सब की इस बात को नज़रअंदाज करती थी, क्योंकि इसके माँ बाप इसके साथ थे। लेकिन इनके जाने के बाद भी इन सब के वही अल्फाज सुनकर इसे तकलीफ़ हुई थी। इसे लगा था कि माँ बाप के जाने के बाद तो इनके दिल बदल जाएंगे, लेकिन सब आज भी वैसे ही थे। लेकिन मेरे लिए नहीं हो। शाबाश, उठो, मुंह हाथ धो लो, फिर मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। देखना, तुम्हें इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। उसके सर पर हाथ रखकर वो इसके कमरे से निकल गए थे। हयात ने अपनी आंखों से निकले आंसू साफ किए और वॉशरूम में चली गई। बाज़ दफ़ा चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, लेकिन अनजाने में हुई वो चीज़ें हमारे लिए बेहतर साबित होती हैं। जेब से कार कीज़ निकाल कर वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। जब नज़रें दूर चलते मंजर पर गई, जिसे देखकर वो ठिठक कर रुक गया। वो वही थी चोरनी जिसने इसका वॉलेट चुराया था। इस वक्त भी वो सड़क पर खड़े फ़ोन पर बात करते इस बंदे की साइड की जेब को गौर से देख रही थी। जब इसे यकीन हो गया वो इसी तरफ वॉलेट रखा है, तो वो नामहसूस अंदाज में शख्स से टकरा कर इसने इसका वॉलेट चुराया और वहाँ से जाने लगी, जबकि वो आदमी अभी तक अपनी बातों में मसरूफ़ था। जरियाम ने गुस्से से इसे देखा और तेज़ कदमों से चलता इसके सामने जाकर खड़ा हो गया। जबकि अपने सामने अचानक किसी को आते देख पहले तो वो डर गई, लेकिन फिर संभल कर बोली, क्या है? रास्ता रोके क्यों खड़ा है? इसके इस लहजे पर बात करने पर जरियाम ने बमुश्किल अपने आप को कुछ कहने से बाज रखा था। इस आदमी की जो चीज़ तुमने चुराई है वापस कर दो। उसके कहने पर वो शर्मिंदा तो बिल्कुल नहीं हुई थी। क्यों करूं? देखो, मैं तमाशा नहीं बनाना चाहता। तुम उसे इसका वॉलेट वापस करके आओ। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगा। अब उन तेरे पर भरोसा क्यों करे? इसने मशकूक निगाहों से जरियाम की तरफ देखा, जिस पर इसने अपने वॉलेट से 5,000 के 2 नोट निकाल कर इसे दे दिए। इससे ज़्यादा भी दे सकता हूँ, बस एक बार फुर्सत से मेरी बात सुनो। इसके दिए हुए पैसे हुरैब ने अपनी कमीज़ की जेब में डाले और इस आदमी के करीब जाकर इसका वॉलेट ज़मीन पर फेंक दिया। इसकी इस हरकत पर जरियाम ने घूर कर इसे देखा, जिस पर वो अपने शाने उचका कर रह गई। इसने तो चीज़ वापस कर दी थी, अब इसे उठाना तो इस आदमी का काम था ना। मुर्तज़ा इसे फरीदा के घर पर ही लाया था, क्योंकि सब ने वहाँ से गाँव निकल जाना था। घर पर इसने इस वक्त सिर्फ माहीम मौजूद थी, इसलिए सिर्फ इसकी हयात से मुलाकात हो पाई। माहीम इसे खाना खिला दो। मुर्तज़ा के कहने पर वो जी अच्छा कहती हयात को अपने साथ लेकर चली गई, जिसके बाद इसने वहाँ बैठी परी, आयरा और किस्वा को देखा, जो अब पूरी तफसील सुनना चाह रही थी। आलम और आर्यन भी वहीं पर मौजूद थे, लेकिन इन्हें पूरी बात का इल्म था, इसीलिए इन्होंने कुछ नहीं पूछा। अगर पता नहीं होता तो भी औरतों को इस तरह बात सुनने के लिए इतने बेसब्रे नहीं हो रहे थे। औरतों की तरह बात सुनने के लिए इतने बेसब्रे नहीं हो रहे थे। हयात अब हमारे साथ रहेगी। इसका सिर्फ बाप था जो अब नहीं रहा, और इसके जाने के बाद अब वो मेरी जिम्मेदारी है, और मैं इसे बिल्कुल इसी तरह रखना चाहता हूँ जिस तरह हवेली के बाकी बच्चे रहते हैं। उम्मीद है मेरे इस फैसले पर किसी को एतराज़ नहीं होगा। इसकी बात सुनते ही सबके सर एक साथ नफ़ी में हिले। हयात जब खाना ले आए हयात जब खाना खा ले तो इसे कुछ देर आराम करने देना, फिर सब एक साथ गांव के लिए निकल जाना। मुझे मैनेजर की कॉल आई थी, ऑफिस में कुछ लोग मुझसे मिलने आए हैं, तो मैं अभी जा सकता हूँ। तुम लोग जाओ, जरियाम यहीं पर रहेगा, मैं इसके साथ ही वापस आऊँगा। कौन मिलने आया है? मैं साथ चलूँ? आर्या ने चाय का कप टेबल पर रखते कहा, जिस पर इसने अपना सर नफ़ी में हिलाया था। नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। और कौन मिलने आया है इसका मुझे खुद भी इल्म नहीं है।
ये वहाँ जाकर ही पता चलेगा। जवाब देकर वो घर से बाहर निकला। अब इसका इरादा ऑफिस जाने का था। किताबें संभालती वो यूनिवर्सिटी से बाहर जा रही थी जब किसी से इसकी ज़ोरदार टक्कर हुई, जिसके बायस मिशाल के हाथ में मौजूद सारी किताबें ज़मीन बोस हो चुकी थी। सॉरी सॉरी, एहाब ने माजरत करते इसकी ज़मीन पर गिरी किताबें उठाकर इसकी तरफ देखा था और अगले ही लम्हे वो इसे पहचान चुका था। वो वही थी जो इस दिन इसके बाइक से टकराई थी। थैंक्स, मिशाल ने इसके हाथ से किताब लेकर कहा, लेकिन इसके चेहरे पर वाज़ेह उलझन थी, जैसे सामने खड़े शख्स को पहचानने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें तो मैंने कहीं देखा है। हाँ, तुम वही हो ना जिसने मुझे टक्कर मारी थी, इसने चुटकी बजाकर कहा, जबकि इसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पास से गुजरते स्टूडेंट हैरत से इसकी तरफ देखने लगे। इन्हों सॉरी कहकर वो दोबारा से एहाब की जानिब मुतवज्जो हुई। पहले मुझे बाइक से टक्कर मारी, अब धक्का दिया। ये कहाँ लिखा है कि मैंने धक्का दिया? टक्कर तो तुमने मुझे मारी है। ये मेरी किताब में लिखा है। अच्छा, कहाँ लिखा है? कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास किताब? ज़बान संभाल के बात करो, तुम मुझे जानते नहीं हो। विशाल नाम है मेरा, विशाल नाम है। विशाल नाम है तुम्हारा, जान लिया है मैंने, अब क्या करूं? अपनी कमर पर हाथ रखकर इसने अपना चेहरा मिशाल के करीब किया, जबकि इसका चेहरा अपने इतने करीब पाकर वो 2 कदम पीछे हुई थी। दूर रहकर बात करो मुझसे। बल्कि मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ? मम्मा कहती हैं तुम जैसे लोफरों से दूर रहना चाहिए। इसे घूरती हुई वो वहां से भाग गई, जबकि एहाब की नज़रें इसके ओझल होने तक इसे घूरती रही थी। अपना सामान उठाकर वो ऑफिस रूम से बाहर निकलने लगा जब दरवाज़ा खोलते ही इसकी किसी से ज़ोरदार टक्कर हुई। इस अचानक अवतार पर इसने संभलने की कोशिश के लिए सामने वाले का हाथ थामा, जबकि ऐसा करते ही जहां वो खुद ज़मीन पर गिरा वहीं वो नाजुक वजूद भी इसके ऊपर गिर चुका था, जिसके बाहर जिसके बायस अज़ा के नरम लब अचानक से इसकी नाक को छू चुके थे। वो दोनों जैसे सुन्न हो चुके थे, लेकिन फिर जल्द ही होश में आकर अज़ा इसके ऊपर से उठी। शर्मिंदगी इतनी थी कि इससे नज़रें उठाना मुहाल हो रहा था। माहिर ने अपने सामने खड़ी इस नाजुक सी लड़की को देखा जो शर्मिंदा सी नज़र झुकाए अपने लब काट रही थी। बालों की ऊंची पोनी बनाए, गले में मफरल स्टाइल में दुपट्टा डाले, वो कोई बच्ची लग रही थी। क्लास की लड़कियां इसे नाजुक कहती थी, जबकि माहिर को वो कमज़ोर लगी थी, जिसकी सेहत बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे इसमें कोई वज़न ही नहीं हो, और ऊपर से इसका कद बहुत छोटा था। वो बमुश्किल माहिर के सीने तक आती थी, और यह बात इसने जब नोट की थी जब वो इससे असाइनमेंट का पूछने आई थी। बेख्तियारी में वो इसके करीब खड़ी थी, और जब माहिर ने यह बात नोट की थी। अज़ा, कोई काम है? इसने इसकी शर्मिंदगी देखते खुद से बात करना शुरू किया। जी, वो आपका वॉलेट गिर गया था क्लास में, तो मैं ये देने आई थी और आपको ढूंढ रही थी। इसने माहिर का वॉलेट इसकी तरफ बढ़ाया था, जबकि इसके हाथ में अपना वॉलेट देखकर इसने अपनी जीन्स की जेबों को चेक किया, जिसमें वॉलेट नहीं था। गहरा सांस लेकर इसने मुस्कुराते इसके हाथ से वॉलेट लिया। शायद मेरी चीज़ें वापस करने की जिम्मेदारी आपकी है। इसके मुस्कुराकर कहने पर वो खुद भी हल्का सा मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। इसके जाने के बाद वो खुद भी अपने ऑफिस से बाहर निकला, जहाँ पहली नज़र अपने ऑफिस के बाहर खड़े बहरोज़ पर पड़ी। यकीनन मुझे देखकर तुम्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा माहिर शाह। दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए इसने माहिर की तरफ देखा, जिसे देखकर बमुश्किल खुद पर जब्त किए खड़ा था। तुमने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिगाड़ तो मैं तुम्हारा बहुत कुछ सकता हूँ। क्या वाकई? मेरा नहीं ख्याल अगर तुम मेरे साथ कुछ भी बुरा कर सकते हो तो इस वक्त मैं यूँ तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने साथ बुरा तुमने खुद किया। जो इस यूनिवर्सिटी में तुम्हारी इज्जत थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। लड़कियां जहाँ तुमसे दूर रहेंगी, वहीं लड़के भी तुम्हारी इज्जत करना अपनी तौहीन समझेंगे। और इस सब के बाद भी तुम यहाँ बेगैरतों की तरह मौजूद हो। ये जो हरकत तुमने की है ना, बहुत घटिया थी, फिर भी तुम बच गए। लेकिन दोबारा ये करने की कोशिश की तो फिर तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। खुद तो तुम बदनाम हो ही गए हो, साथ में अपने बाप का नाम भी डुबो दोगे। माहिर की बात सुनकर इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। इसने जो कुछ कहा था सही कहा था तो ये सच, कड़वा सच। यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर इसे एहाब मिल चुका था। वो पहले ही इसे टेक्स्ट कर चुका था कि वो बाहर इसका वेट कर रहा है। कहो एहाब, मुझसे क्या काम पड़ गया? इसके कहने पर एहाब ने अपना सर खुजाया था। वो माहिर भाई, आपकी गाड़ी चाहिए थी। इसलिए दोस्तों के साथ थोड़ी सी शो मारनी थी। मैंने इनसे कह दिया मेरे भाई के पास लैंड क्रूज़र है, तो बस जिद पर अड़ गए कि दिखाओ। मैंने मना किया तो कहने लगे कि मैं झूठ कह रहा हूँ। प्लीज़ गाड़ी दे दो, इज्जत का मामला है। इसने मिन्नत भरे लहजे में कहा, जिस पर माहिर को हंसी आ गई। तो साहिर से मांग लेते। तौबा है, शेर के मुंह में कौन हाथ डाले। इसने बाकायदा अपने दोनों हाथ कान को लगाकर छुए थे।
ठीक है, पहले मुझे घर छोड़ दो फिर ले जाना। इसके कहने पर इहाब ने खुशी से इसके गले लगाकर लव यू कहा और वो दोनों यूनिवर्सिटी से बाहर चले गए। इस वक्त वो दोनों तख्त पर बैठे थे जहाँ हुरैब सामने रखी कढ़ाई मुर्गी से भरपूर इंसाफ कर रही थी, जबकि जरियाम हैरत से इसे देख रहा था। आलती पालती मारे वो बड़े बड़े नुवाले तोड़कर अपने मुंह में डाल रही थी। और खाओगी? इसने 2 नान ही मंगवाए थे जो ख़त्म कर चुकी थी, लेकिन शायद वो फिर भी भूखी थी। हाँ, हाँ दो। इसने अपनी 2 उंगलियां दिखाई जिस पर जरियाम ने 2 नान और मंगवा दिए। शायद तुम्हें बहुत भूख लगी थी। हाँ, अपुन ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। सारा खर्चा अम्मा के ऊपर लग गया था। इसने सर उठाकर जरियाम को देखा। अपुन कोई ऐसी वैसी चोरी नहीं है। अपुन ऐसी वैसी चोर नहीं है। लोगों के बटुए सिर्फ तब चुराती है जब ज़रूरत होती है, और वो भी सिर्फ इनकी चुराती है जिनके पास गाड़ियाँ होती हैं। तुम्हें पता है वो गाड़ी इन्हीं की होती हैं। हो सकता है वो किसी और की हो और वो किसी से मांग कर लाए हो। इसके कहने पर हुरैब ने अपने शान उचकाए। अब उनके पास इतना वक्त नहीं है कि मालूम करती फिरे कि वो गाड़ी इसकी है या नहीं। अपुन बस इसे गाड़ी से उतरते देखती है और जाकर बटवा निकाल लेती है। नाम क्या है तुम्हारा? तूने अपुन को खाना खिलाया इसीलिए बता रही है। हुरैब। तुम्हें पता है हुरैब के क्या मायने हैं? अपुन को क्या मालूम। इसने लापरवाही से कहते रोटी का बड़ा सा टुकड़ा मुंह में डाला जो अभी आदमी रख कर गया था। इसका मतलब होता है जन्नत की औरत। तुम्हारा ये नाम किसने रखा? जब अपुन होने वाली थी अपनी अम्मा को एक औरत मिली थी। अम्मा सड़क पर भूख से बैठी थी, तब इसे वो औरत मिली थी। इसने अम्मा को खाना खिलाया और पैसे दिए। इसका नाम हुरैब था। अम्मा बोलती है जब मैं पैदा हुई तो मुझ जैसे पूरे मोहल्ले पूरे ख़ानदान में कोई नहीं थी। अपुन बिल्कुल इस औरत की तरह दिखती है। अपुन को पहली बार देख कर अम्मा को वही औरत याद आई। इस वजह से इसलिए इसने अपुन का नाम हुरैब रख दिया। बाप कहाँ है तुम्हारा? नहीं है, अपुन के पैदा होने से चंद महीने पहले वो मर गया था। तुमने कहा सारा पैसा तुम्हारी माँ पर खर्च हो जाता है, क्यों? इसके कहने पर हुरैब ने तंग आकर खाने से अपना हाथ रोका। मुसलसल इसके सवाल पूछने से वो खाना ठीक से नहीं खा पा रही थी, जबकि इसके देखने का मतलब जरियाम को कुछ और ही लगा था। तुम कुछ गलत मत समझना, मैं किसी गलत इरादे से तुमसे ये सब नहीं पूछ रहा। मालूम है अपुन को तुझे पता है अपुन जब छोटी थी जब से लोगों की खुद पर गंदी नज़रें देख रही है। अम्मा ने अपुन को बचपन में ही सब बातें समझा दी थी ताकि अपुन खुद ही अपनी हिफाजत कर सके। अपुन बचपन से ही ये सब देखती आ रही है, इसलिए अच्छे से पहचान है किसकी नज़र कैसी है। चोरी क्यों करती हो तुम? पहले नहीं करती थी, लोगों से पैसे और मदद मांगती थी, लेकिन बदले में वो या तो धत्कार देते थे या फिर गंदी गंदी बातें कहते थे। इसीलिए अपुन ने ये राह तलाश की। और क्या पूछा था तूने? अपुन की माँ का खर्चा। तो वो ये है कि अपुन इसको कभी हकीम तो कभी मौलवी के पास लेकर जा रही है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही, शायद होगी भी नहीं। क्या हुआ है इन्हें? सरियाम के कहने पर इसने खाने से हाथ उठाकर इसकी जानिब देखा। कैंसर है। कुछ वक्त पहले थोड़ा दूर चंद डॉक्टर आए थे, वो लोगों का मुफ्त इलाज कर रहे थे। मैंने भी अम्मा को दिखाया तो उन्होंने ये सब बताया। अब उनको तो मालूम भी नहीं है इस बीमारी में क्या होता है, बस उन्होंने ये बताया ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इसके कहने पर जरियाम जैसे शॉक्ड हो चुका था। तुम्हें इनका इलाज करवाना चाहिए। पैसा नहीं है मेरे पास, और इन लोगों ने कहा है अगर इलाज भी करवाया तो वो बच नहीं पाएंगी। इसकी ज़िंदगी में सिर्फ चंद माह रहते हैं। आंसू आँख से निकलकर इसके मोमी गाल पर बह गया, जिसे इसने जल्द ही साफ कर लिया था। जरियाम ने अपने वॉलेट से पैसे और कार्ड निकाल कर इसके सामने रखा। फिलहाल मेरे पास यही है, इन्हें संभालो और अपनी वालदा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। ये मेरा नंबर है, जब भी ज़रूरत हो रब्ता कर लेना। और आपने चेहरा उठाकर इसे देखा और चीज़ें और कार्ड उठा लिए। हर चोर की ऐसी ही मदद हर चोर की ऐसे ही मदद करता है। हर चोर लड़की नहीं होती, तुम पहली हो। तेरा शुक्र। अपने चिकने हाथ कमीज से साफ करके इसने पैसे जेब में डाले और वहां से चली गई, जबकि जरियाब की निगाहों ने दूर तक इसका पीछा किया था। पहली बार किसी लड़की से इतनी लंबी बात की थी, और वो लड़की भी वो जो चोरनी थी। कंधे पर बैग डाले वो भागती हुई शाह इंडस्ट्रीज में दाखिल हुई, जहां इसकी पहली मुलाकात राहित साहिब से हुई। साहिर से मिलने वो अक्सर यहाँ आया करती थी, इसीलिए सब इसे अच्छे से जानते थे। वो कौन थी? जबकि राहत साहब से इसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। इनकी उम्र मुर्तज़ा से भी चंद साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी नूर हमेशा इनकी कंपनी में इंजॉय करती थी। आज नूर शाह यहाँ कैसे आ गई हैं? इसके सलाम का जवाब देकर राहत साहब ने मुस्कुराते कहा, जिस पर वो पूरी तफसील से इन्हें बताने लगी। बाबा साईं कल फरीदा आंटी के घर आए थे, इसके बाद वहाँ से चले गए, और फिर जब सुबह वो वापस इनके घर आए तो मैं यूनिवर्सिटी में थी।
फरीदा आंटी मुझे बता रही थी इनसे कोई मिलने आया है और मैं इससे मिलकर ही गाँव के लिए निकल जाएंगे। बस इसीलिए मैं यहाँ आ गई इनसे मिलने। इसके बताने पर राहत साहब हंस पड़े। ऐसा हो सकता है बेटा वो यहाँ आए और आपसे मिले बगैर चले जाएं? नहीं, ऐसा हो तो नहीं सकता, पर फिर भी अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गई। इन्हें सरप्राइज मिल जाएगा। खुशी से चहकती वो मुर्तज़ा के ऑफिस की जानी बढ़ी। जब इसकी बात पर वो हंसते हुए वहां से चले गए थे। मुर्तज़ा के ऑफिस में दाखिल होते इसकी पहली नज़र वहां बैठे शख्स पर गई जो इसे अजनबी निगाहों से देख रहा था। वाइट कमीज शलवार पर लाइट ब्राउन कोट पहने वो शख्स अपनी नीली आंखों में अजनबियत भरा तासुर लिए नूर शाह को देख रहा था। आप कौन है? नूर ने अली को देखते कहा। यह शख्स अजनबी तो कहीं से नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले इसे कहीं देख चुकी हो। अली खान। अली के बताते ही इसे जैसे याद आया था सामने बैठा शख्स कौन है। ओ, आप तो सियासतदान अली खान हो। वही तो कहूँ, मैंने आपको कहाँ देखा है? मैंने आपको टीवी पर देखा था। मुझे आपको यहाँ देखकर बहुत हैरत हो रही है क्योंकि आपसे कभी मिलने की उम्मीद जो नहीं थी। मैं नूर शाह हूँ, मुर्तज़ा शाह की बेटी। दरअसल मैं यहाँ बाबा साईं को सरप्राइज़ देने आई थी क्योंकि जब से वो शहर आए हैं मेरी इनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई और मेरी आपसे मुलाकात हो गई। वैसे मुझे सियासतदान पसंद नहीं है, लेकिन हकीकत में पहली बार किसी सियासतदान को देख रही हूँ। मैंने आपके वालिद की भी तस्वीर देखी थी। आप बिल्कुल इनकी तरह हो। बाबा साईं ने एक बार बताया था वो इनके दोस्त थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया था दोस्त होते तो कभी मिलते तो सही। इनके दरमियान तो कभी राब्ता तक नहीं हुआ था। अली हैरत से इस लड़की को देख रहा था जो बिना रुके मुसलसल बोल रही थी, जबकि इसके बोलने से गाल में पड़ता डिंपल कभी उभरता तो कभी गायब हो जाता। इसके सामने एक अजनबी था और अजनबी के सामने ही इसका यह हाल था, तो घर वालों के सामने इसकी ज़बान की स्पीड से चलती होगी। इसकी मुसलसल चलती ज़बान देखकर अली को मजबूरन खुद इसे रोकना पड़ा। मुझे मुर्तज़ा शाह से मिलना था। हाँ, वो आने वाले हैं। क्या आप हर किसी के सामने ऐसे ही बोलती हैं? इसकी बात का मतलब समझकर नूर खिलखिला कर हंसी थी। दरअसल सब मुझे कहते हैं इस मामले में मैं किस्वा पुप्पो पर गई हूँ, लेकिन आपको तो पता नहीं होगा कि किस्वा पुप्पो कौन है। मैं बताती हूँ। मुझे पता है वो आपकी पुप्पो हैं। इसके कहने पर एक पल के लिए वो हैरान हुई, लेकिन फिर खुद ही हंस दी। वो तो आप इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि मैंने इन्हें पुप्पो कहा। वो मेरे बाबा साईं की बहन है। सगी नहीं है, लेकिन प्यार इन दोनों में सगे वाला है। बाबा साईं इन्हें बिल्कुल बहनों वाला प्यार करते हैं, जैसे मेरे भाई मुझे करते हैं। इसकी ज़बान एक बार फिर से शुरू हो गई थी और इसी तरह चलती रहती अगर ऑफिस का दरवाज़ा ना खुलता। दरवाज़ा खुलने पर जहाँ नूर की ज़बान को ब्रेक लगी, वहीं अली ने शुक्र का सांस लिया था। वाइट शर्ट पर ब्लू पैंट पहने वो शख्स हैरत से इसे देख रहा था। इसके बालों में झलकते हल्के सफ़ेद बाल इसे मज़ीद दिलकश बना रहे थे। नूर, आप यहाँ क्या कर रही हो? मुर्तज़ा ने हैरत से वहाँ बैठे दोनों नफूस को देखा। मैं आपसे मिलने आई थी बाबा साईं। हम बाद में मिलेंगे, लेकिन फिर आप गाँव चले जाएंगे। मैं अपनी जान से मिले बगैर थोड़ी जाऊँगा। मुर्तज़ा के कहने पर इसने मुस्कुराते इसके गाल पर प्यार किया और वहाँ से चली गई, जबकि मुर्तज़ा की नज़रों का मरकज़ अब सामने खड़ा अली था। यहाँ आने की वजह जान सकता हूँ अली खान? मैं अपने लिए आपकी तरफ से मुबारकबाद का मुंतज़र था मुर्तज़ा अंकल। और तुम मुंतज़र क्यों थे? क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है और मुझे लगा है अपने दोस्त की इकलौती औलाद को आप मुबारकबाद तो दे सकते हैं। वह इसके सामने खड़ा हो गया। इसका कद मुर्तज़ा से चंद इंच लंबा था। मैंने तुम्हारे बाप को भी इस सब में आने से मना किया था, लेकिन अली खान रहा हमेशा का जिद्द है रहा हमेशा का जिद्दी। इसने मेरी नहीं सुनी, लेकिन मुझे लगा शायद तुम मेरी बात सुन लोगे। अली, सियासत से दूर हो जाओ, लेकिन मेरी बात ना मानकर तुमने मुझे यह साबित कर दिया तुम्हारी नज़रों में मेरी क्या इज्जत है। ऐसी बात नहीं है। ये वो काम है जो मेरे बाप ने किया था और इसीलिए मैं भी यही करना चाहता हूँ। मुझे आपके दादा जान के साथ ज़रूरत मुझे आपके दादा जान के साथ की ज़रूरत है। बाबा मम्मा भी बम ब्लास्ट में मर गए थे जो इनके दुश्मनों ने करवाया था, लेकिन इनकी मौत ऐसे ही लिखी थी। मौत तो आनी ही है जब वक्त मुकर्रर होगा। किसी का जल्दी होता है, किसी का देर से होता है, लेकिन इस डर से हम दुनिया के कोने में तो छुप नहीं सकते ना। आप भी जानते हैं कि मैं एक सियासतदान बनकर अच्छा काम करना चाहता हूँ। अपने बाप से भी ज़्यादा अच्छा सियासतदान बनना चाहता हूँ। तो फिर मुझे क्यों रोक रहे हैं? मेरा साथ दीजिए। मैं चाहता हूँ मेरे से जुड़े ख़ास लोग मेरे साथ रहें और आप इन्हीं में आते हैं। तुम्हें बातें बनानी बड़ी आती हैं। मुर्तज़ा के संजीदा से कहने पर वो मुस्कुरा उठा था। बिल्कुल अपने बाप की तरह हो तुम, और तुम्हारी आंखें देखकर ऐसा लगता है मेरे सामने अली खड़ा है। इसकी आंखें फिर भी नीली थी। नीली आंखों नीली आंखें तो मुझे विरासत में मिली हैं, और दादा से दादा को मिली, दादा से बाबा को और बाबा से मुझे।
अब तुम यहाँ अब तुमसे तुम्हारे बेटे को। मुर्तज़ा की बात सुनकर इसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी थी। मुर्तज़ा ने आगे बढ़कर इसे गले लगाया। खुदा तुम्हें कामयाब करे अली। आमीन। अहान, मुझे भूख लग रही है, शानजे ने अपने साथ चलते अहान से कहा। कितनी देर से वो दोनों सड़क पर चल रहे थे। आज जो असाइनमेंट इसे सबमिट करवाना थी वो इसे बनाना भूल चुका था, जो इसे आज यूनिवर्सिटी में ही याद आया था। और हर बार की तरह पढ़ाई से जुड़ा मसला लेकर वो शानजे के पास ही आया था, जिस पर इसने इसे बताया कि वो इसका असाइनमेंट पहले ही सबमिट करवा चुकी है। और इसी खुशी में इसने कह दिया था कि आज रात का डिनर वो इसे करवाएगा। लेकिन रास्ते में ही गाड़ी खराब हो गई थी और ऊपर से अहान का वॉलेट भी गिर चुका था। मोबाइल वो दोनों ही नहीं लाए थे जो घर से किसी को बुलवा लेते, और कोई लिफ्ट भी नहीं मिल रही थी। आज का दिन ही बहुत ख़राब था, बकौल अहान के हद से ज़्यादा ख़राब। रुक जाओ, कोई टैक्सी मिले तो घर चलते हैं। क्या मतलब घर चलते हैं? तुमने कहा था खाना खिलाओगे। शानजे बीबी, पैसे नहीं है मेरे पास। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैंने कह दिया था तो तुम्हें खाना खिलाऊंगा। मुझे मत डांटो, यहाँ भूख से मेरी जान निकल रही है और तुम उल्टी उल्टी बातें कर रहे हो। अच्छा वो देखो। इसकी बातों को नज़रअंदाज करते अहान ने इसे दूर नजर आते हाल की जानिब इशारा किया। यकीनन वहाँ कोई तकरीब हो रही थी। देख लिया, अब क्या करूँ? करना क्या है, वहाँ चलकर खाना खाते हैं। शानजे का हाथ पकड़कर वो इसे हाल की जानिब ले जाने लगा, जहाँ एंट्रेंस पर ही फूलों के बने दिल पर लिखा था, अहान एंड जर्निश माइयो। नाम पढ़ते ही इन दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा। अहान तुम्हारा माइयो हो रहा है? और मुझे पता भी नहीं। ये इसकी आदत थी। रात के खाने के बाद वो रोज़ चहलकदमी के लिए जाता था। इस वक्त भी वो यही काम सर अंजाम दे रहा था। इसे पता था घर की खवातीन इसके बाहर जाने के बाद वापस आ गई थी। गाड़ी से बता चुका था, लेकिन इनसे अब वो सुबह ही मिलने वाला था, क्योंकि इस वक्त वो सब अपने अपने कमरों में आराम फरमा रही थी। हाँ, एक बेचैन कीड़ा इसके अंदर बैठा था, जो सुबह तक बैठा रहता जब तक इसे ये पता नहीं चलना था जिस काम के लिए वो लोग गए थे इसका क्या बना। अपने कमरे की तरफ जाते इसकी नज़र नूर के कमरे की जानिब उठी, जहाँ की लाइट जल रही थी। पहला ख्याल इसे यही आया, सबके साथ नूर भी शहर से वापस आ गई होगी। और ये ख्याल आते ही वो इसके कमरे की तरफ बढ़ा। आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर वो इसके कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ बेड पर लेटा वो वजूद सो रहा था। इसे हैरत हुई, वो नूर नहीं थी, लेकिन इसके कमरे में क्या कर रही थी। कदम ब कदम चलता वो इसके करीब गया। इरादा इसे उठाने का था। भला एक गैर लड़की इसकी बहन के कमरे में कैसे हो सकती थी, लेकिन नज़र इस लड़की के चेहरे पर पड़ते वो जैसे इतने करीब आने का मकसद भूल चुका था। चेहरे पर मासूमियत सजाए वो दुनिया जहान से बेगाना अपनी नींद पूरी कर रही थी, और शाहमीर हैरत से इसे देख रहा था। वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इसके चेहरे में ऐसी कशिश थी जो सामने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती थी। हयात ने कसमसाकर अपनी नींद भरी आंखें खोली। जब नज़र शाहमीर पर पड़ी, बेख्तियार इसके लबों से चीख निकली, और इसके ऐसा करते ही जैसे वो भी होश में आया था। कौन हो तुम, और इस कमरे में क्या कर रही हो? जो पहला सवाल इसके जहन में आया वो इसने कह दिया। मैं क्या मैं जवाब दो, इसने पहले से ज़्यादा सख्त लहजे में कहा, जबकि इसका सख्त लहजा देखकर हया चाह कर भी कुछ नहीं कह पा रही थी, और इसे कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि परीक्षा जो कमरे में आ गई थी क्योंकि परीक्षा जो कमरे में आ गई थी। शामिर, यहाँ क्या कर रही हो तुम? बड़ी मम्मा, ये कौन है और नूर के कमरे में क्या कर रही है? हयात, तुम सो जाओ और तुम चलो मेरे साथ। इसने हयात के बालों में हाथ फेरा था और शामिर को लेकर बाहर चली गई। पहले ही इतनी मुश्किल से वो इसे सुला कर गई थी। नया माहौल था, नई जगह थी, जहाँ इसे एडजस्ट होने में टाइम लगना था, और शामिर ने फिर इसे उठा दिया था। कौन है ये? कमरे से बाहर आकर भी इसका वही सवाल था जिस पर परीक्षा ने मुख्तसर लफ्ज़ों में इसे सारा वाक्य बताया था। लेकिन ये नूर के कमरे में क्या कर रही है? इसे दूसरा कमरा दे दे। शामिर, मैं कल इसके लिए नया कमरा सेट कर दूंगी। वैसे भी नूर कौन सा यहाँ पर है, भले वो यहाँ नहीं है, मगर कमरा तो इसका है। इसकी चीज़ें मौजूद इस लड़की पर इसकी चीज़ें मौजूद हैं। आप कल इस लड़की का कमरा चेंज करवा दीजिएगा। ओके, करवा दूंगी। इसके कहने पर वो अपना सर हिलाकर जाने लगी। फिर इसे कुछ याद आया और वो वापस इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। आज जिस काम से गए थे, इस काम का क्या हुआ? शामिर, ये फैसले इतनी जल्दी नहीं होते। लेकिन अपनों के लिए तो जल्दी होते हैं ना, इसने अपनी लॉजिक बताई। फरीदा महिम से बात करेगी, इसके बाद शादी? नहीं, शादी महिम के पढ़ाई के बाद होगी। अगर बात आगे बढ़ी भी तो अभी सिर्फ निकाह होगा। तो इसकी पढ़ाई में टाइम ही कितना रह गया है? 2 ढाई माह ही तो बाकी हैं। डायरेक्ट रुखसती करते हैं। हाँ, इरादा तो मेरा भी यही था, शादी एक साथ पढ़ाई के बाद होगी। लेकिन तुम्हारा भाई बेसब्रा हो रहा है। वो कहता है रुखसती भले ही बाद में हो जाए, निकाह अभी ही होगा। और अच्छा है, तुम्हारे बाबा साहब ने कहा है अगर माहिम इस रिश्ते पर राज़ी हो जाएगी तो 1 हफ्ते के बाद निकाह कर देंगे।
जबकि रुखसती बाद में करेंगे, जब तक हिफ्ज़ा आपी वाले भी आ जाएंगे। इसने एक साथ ही इसे पूरी तफसील बता दी थी, क्योंकि जब तक वो पूरी बात नहीं जान लेता वो खुद भी यहीं पर खड़ा रहता और इसे भी यहीं पर खड़ा रखता। इसकी पूरी बात सुनने के बाद वो अपना सर हिलाकर अपने कमरे की तरफ चला गया। फरहाद और एहसान वसी के भाई थे। फरहाद की बीवी शहनाज और एहसान की बीवी हिफ्ज़ा थी, जो परीशे की बड़ी बहन भी थी। शादी के चंद साल के बाद वो दोनों भाई अलग अलग मुल्क में सेटल हो चुके थे। चुनांकि इनके कुछ रिश्तेदार भी वहीं पर मौजूद थे, इसलिए इन्हें ज़्यादा मसला नहीं हुआ था। जबकि वसी यहीं पर रहता था और वो यहीं पर खुश भी था। आज इसकी दोस्त की एंगेजमेंट थी। छोटा सा फंक्शन था जो घर में ही अरेंज किया गया था। चंद खास मेहमान थे जिनमें एक माहिम भी शामिल थी। फंक्शन अटेंड करने के बाद इसने ड्राइवर अंकल को कॉल की थी कि आकर इसे ले जाएं, और ठीक 10 मिनट के बाद वो इसे लेने आ गए थे। लेकिन गाड़ी उन्होंने घर के सामने नहीं रोकी थी। आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी है? गाड़ी शाह इंडस्ट्रीज़ के सामने रुकते ही इसने अचंभे से ड्राइवर की तरफ देखा। बेटा, साहिर सर ने मुझे यहाँ आपको उतारने के लिए कहा था। वो अंदर ही है। मुझे अंदर नहीं जाना, आप मुझे घर लेकर चलें। आप साहिर सर से पूछ लोगी, अगर इनकी इजाज़त होगी तो मैं घर ले चलता हूँ। वो इसे साहिर से पूछने का कह रहा था, और जैसे इसे तो पता ही नहीं था। अगर साहिर ने इसे यहाँ बुलाया है तो कोई वजह ही होगी, और बिना वजह जाहिर किए वो इसे ऐसे तो नहीं जाने देगा। मैं पापा से आपकी शिकायत लगाऊंगी, धमकी भरे अंदाज में कहती वो गाड़ी से उतरी थी। जबकि इसके इस तरह से कहने पर वो मुस्कुरा उठे, और इनकी मुस्कुराहट का मतलब वो अच्छे से जानती थी। वो वसी से शिकायत लगा भी देती तो क्या होता, वो अपनी वफादारी निभा रहा था, और वो वसी का नहीं, साहिर का वफादार था। इसके अंदर दाखिल होते ही वहाँ खड़े मैनेजर ने इसे साहिर के ऑफिस रूम की तरफ ले गया। रात के 9 बजने वाले थे। ऑफिस में बस चंद ही अफराद बाकी थे, जबकि रात के पहर वो पूरा ऑफिस रोशनी में डूबा था। आहिस्ता से इसके ऑफिस रूम का दरवाज़ा धकेल कर वो अंदर दाखिल हुई, जहाँ वाइट शर्ट के साथ डार्क ब्राउन पैंट कोट पहने वो टांग पर टांग चढ़ाए सोफे पर बैठा यकीनन इसी का मुंतजर था। साहिर ने गहरी नज़रों से अपने सामने खड़ी इस लड़की को देखा। वाइट लॉन्ग फ्रॉक पहने वो खुले बालों के साथ अपनी स्याह नज़रें झुकाए खड़ी थी। तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, साहिर ने अपनी जगह से उठते कहा, जबकि माहिम की नज़रें अभी वहाँ रखे टेबल पर मौजूद खाने की तरफ थी, जहाँ इसकी पसंदीदा डिशेस रखी थी। टिशू पेपर, छुरी, कांटे समेत वो पूरी दावत का इंतज़ाम लग रहा था। क्यों बुलाया है आपने मुझे? ये सब तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था। आखिर को हमारा रिश्ता जो पक्का हो गया है। हमारा कोई रिश्ता पक्का नहीं हुआ तो हो जाएगा। इसने लापरवाही से शान झुकाए। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती। और तुम ऐसा क्यों नहीं चाहती? क्योंकि आप मुझे अच्छे नहीं लगते। लेकिन तुम मुझे अच्छी लगती हो। साहिर भाई, आप क्यों नहीं समझ रहे? अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो क्या हुआ? आप इसे शा... अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हो तो क्या आप इसे शादी कर लेंगे? यहाँ किसी की नहीं, तुम्हारी और मेरी बात हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता वो इसके करीब आया, जबकि इससे फासला बनाने के चक्करों में पूरी दीवार से लग चुकी थी। मैं तुम्हारे साथ किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता माहिम। इसका लहजा बेहद नर्म था। मैं चाहता हूँ तुम फरीदा आंटी को जो जवाब दो वो तुम्हारी अपनी मर्जी का हो। मेरा जवाब इनकार में है, क्योंकि मुझे आपसे शादी नहीं करनी साहिर भाई। क्यों नहीं करनी? आप मुझे डांटते हैं, गुस्सा करते हैं। इसने जैसे इसे एक जवाब पेश किया, जबकि इसके ऐसा करते ही दीवार पर अपना हाथ रखकर इसने अपना चेहरा माहिम के करीब कर लिया। आई प्रॉमिस मेरी जान, आज के बाद कभी नहीं डांटूंगा। आप मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम मुझे वो चीज़ बताओ जिसकी वजह से मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मैं वो चीज़ छोड़ दूंगा। आप कुछ भी कहें, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। इसकी एक ही बात सुनकर माहिम ने चीखते कहा, और जवाबन साहिर की आवाज़ इससे ज़्यादा तेज़ थी। क्यों नहीं करनी? साहिर के चिल्लाने पर वह सहम कर इससे दूर होने लगी, लेकिन होती भी कैसे, पीछे दीवार थी। आगे साहिर और दोनों तरफ इसके मजबूत हाथ की कैद। जवाब दो मुझे। इसने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारा। महिम ने घबरा कर अपनी आंखें मीच ली। दीवार मजबूत थी, इसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन इसे पता था साहिर को तकलीफ हुई होगी। लेकिन इस वक्त हमदर्दी दिखाकर वो अपने लिए मुसीबत नहीं खड़ी कर सकती थी। इसके अंदाज में अजीब सा पागलपन झलक रहा था, जबकि माहिम इस वक्त वाकई में ही खुद को इसकी कैद में महसूस कर रही थी। कोई रास्ता ना पाकर इसे रोना याद आया, और आंसू इसकी आंख से बहने लगे। जबकि इसे रोता देख साहिर ने अपने गुस्से को जब्त किया था। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है माहिम, तुम क्या हो मेरे लिए। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। तुम मेरी रूह में उतरता सुकून हो, वो सुकून जिसे मैं अपना महरम बनाना चाहता हूँ। लेकिन मैं नहीं करती आपसे मोहब्बत, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर। साहिर भाई, कोई किसी के लिए नहीं मरता। इसने अपने हाथ की पुष्ट से अपने आंसू साफ किए। मर जाते हैं माहिम, मरने वाले सच में मर जाते हैं।
साहिर ने अपना चेहरा इसके करीब किया, जिस पर इसने दोबारा से अपनी आंखें जोर से मींची थी। इस वक्त साहिर की मौजूदगी से इसे खौफ आ रहा था और ख़ुद पर गुस्सा। इससे बेहतर तो था घर से किसी को कॉल करके बुला लेती या फिर टैक्सी में चली जाती, लेकिन इसकी बात सुनने के लिए यहाँ नहीं आती। आंखें खोलो माहिम, इसने डरते डरते आंखें खोली। साहिर की हरकत पर वो सुन हो चुकी थी। वो इस तरह की हरकत करेगा ये तो इसके कभी वहमो गुमान में भी नहीं था। इस वक्त वो दोनों कोने वाली एक टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। अहान ने तो आधी प्लेट खाकर ही खाना दूर कर दिया था, क्योंकि इसका पेट भर चुका था, जबकि शानज़े अभी तक खाना खा रही थी। वहाँ मौजूद बुफे में कोई भी एक ऐसी चीज़ वो प्लेट में रखना नहीं भूली थी। बकौल अहान के पूरी 3 इडियट्स की प्लेट बना रखी थी। अब खा भी लो शानज़े। तो खा रही हूँ, तुम बार बार ये जल्दी जल्दी का अलार्म बजाना बंद करो। तुम जल्दी से खाओ, किसी ने हमें देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। क्यों? हम कौन सा इनकी शादी में खुदकश बम रखने आए हैं जो अच्छा नहीं होगा? शानज़े ने कमर पर हाथ रखकर इसे घूरा था। जवाबन अपना सर नफ़ी में हिलाकर इसने अपने माथे पर बिखरे बालों पर हाथ फेरा और इन्हें पीछे किया। अहान, वो देखो, सब डांस कर रहे हैं, हम भी चले? शानज़े ने स्टेज की तरफ देखते इशारा किया, जहाँ 3 कपल एक ही स्टेप पर डांस कर रहे थे। बिलावजह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन तुम अब्दुल्ला नहीं हो। मिसाल दे रहा हूँ शानज़े, अब जल्दी से खाना खाओ ताकि हम यहाँ से निकलें। वो एक बार फिर से वही बात दोहरा रहा था, जिस पर मुंह बनाकर शानज़े ने कबाब तोड़कर मुंह में डाला। हेलो। मर्दाना आवाज़ पर इन दोनों ने इस शख्स की जानिब देखा जो इन्हीं की तरफ देख रहा था। यकीनन इनसे ही मुखातिब भी था। आप लोग कौन हैं? पहले कभी नहीं देखा। हम लोग आपको क्यों बताएं? इसकी बात का जवाब दिए बिना शानज़े ने उल्टा सवाल किया। क्योंकि मैं दुल्हन का भाई हूँ। ये हमारी तकरीब है, तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोग कौन हैं। हम लड़के के चाचा के दोस्त के बच्चे हैं। शानज़े को अपने पीछे करके इसने जवाब दिया। लेकिन लड़के के तो कोई चाचा है ही नहीं, इनके वालिद इकलौते हैं। नहीं, हम लड़के की वालदा की बहन के दोस्त के बच्चे हैं। अब की बार इसके पीछे से निकलकर शानज़े ने जवाब दिया। लड़की की वालदा की भी कोई बहन नहीं है, वो भी इकलौती है। अंकल तो बड़े ही ढीले हैं, एक ही में बस कर दी, अहान ने बुड़बुड़ाते कहा, जबकि इसकी बुड़बुड़ाहट सुनकर शानज़े ने ज़ोर से इसके पाँव पर अपना पाँव मारा, जिससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा था। अब शराफत से बता दो कौन हो तुम, या फिर बुलाऊं सिक्योरिटी? हमें बिन बुलाए मेहमान नहीं चाहिए, शानज़े को जवाब देकर इसने अपने मोबाइल से बाहर खड़े गार्ड को अंदर आने के लिए कहा, जबकि वो दोनों ही अब परेशानी से एक दूसरे को देख रहे थे। हम चलते हैं। बिलाखिर अहान ने ही अल्फाज तलाश किए, जबकि शानज़े ने तो हैरत और गुस्से से सामने खड़े इस आदमी को देखा था। ड्रामों में तो इसने यही देखा था कि बंदा जाता था और खाना खाकर आ भी जाता था, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता था। ऐसे कैसे? थोड़ी सी खातिर तवाज़ो तो करने दीजिए। इस आदमी ने मुड़कर इंटेंस की तरफ देखा, जहाँ से गार्ड चलता हुआ इन्हीं की तरफ आ रहा था। इसे अपनी तरफ आते देखकर अहान ने मजबूती से शानज़े का हाथ थामा और अगले ही पल बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। थोड़ी ही देर में वो लोग थोड़ी ही देर में वो लोगों की भीड़ में से होते हुए हाल से बाहर निकल चुके थे और भागते भागते हाल से काफ़ी दूर भी आ चुके थे। अहान, हाथ छोड़ो प्लीज़। अब हम क्यों भाग रहे हैं? शानज़े ने इसके साथ भागते हुए फूली सांसों से कहा, जिस पर अहान ने इसका हाथ छोड़कर अपना सांस दुरुस्त किया। हाल से वो दोनों ही दूर आ चुके थे और इतना फारिग तो वो लड़का भी नहीं था कि अपनी तकरीब छोड़कर इन्हें ढूंढने के लिए पीछे पीछे आ जाता। इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अगले ही लम्हे सड़क पर दोनों के कहकहे गूंज उठे थे। माहीम, आंखें खोलो। इसने डरते डरते अपनी आंखें खोली और स्याह आंखें उठाकर इसकी जानिब देखा। मरने वाले सच में मर जाते हैं, और मैं भी तुम्हारे लिए मर सकता हूँ कि नहीं, यकीन नहीं है तो आजमा लो। संजीदगी से कहते इसने टेबल पर रखी छुरी उठाई, जिसे देखकर माहीम की आंखें हैरत से पूरी खुल चुकी थी। न न न- नहीं, प्लीज़ मुझे नहीं आजमाना, लेकिन मैं तुम्हें ये यकीन दिलाना चाहता हूँ। इसने अगले ही पल तेजी से वो छुरी अपनी कलाई पर फेरी। साहिर की हरकत पर वो सुन हो चुकी थी। वो इस तरह की कोई हरकत करेगा, ये तो इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। ये क्या किया आपने? इसने तकरीबन चीखते कहा, जबकि वह साहिर बिना इसकी बात का जवाब दिए वहां दीवार से टेक लगाए बैठ चुका था। माहिम का दिल तेज तेज धड़क रहा था, जबकि नजरें तेजी से बहते साहिर के खून की तरफ थी। इसने अपने पर्स से रखा हुआ रुमाल निकाला और इसकी तरफ बढ़ी थी, लेकिन इसके कुछ करने से पहले ही वो अपनी कलाई से दूर कर चुका था। प्लीज साहिर भाई, आपका खून बह रहा है, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारी ज़िंदगी से साहिर शाह का वजूद निकल जाएगा, जिससे तुम डरती हो। फजूल की बातें बंद करे, अपना हाथ दिखाए। खौफ और आंसू साहिर की वाज़े इसके चेहरे पर दिख रहे थे।
साहिर को इस तरह देख कर इसे तकलीफ हो रही थी, इसलिए नहीं क्योंकि वह तकलीफ में था, बल्कि इसलिए क्योंकि इसकी वजह से तकलीफ में था। न न न- नहीं दिखाना मुझे, तुम जाओ यहाँ से। इसने तकलीफ से अपनी आंखें मींच ली। वो अपनी तकलीफ जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन माहिम फिर भी अंदाज़ा लगा सकती थी इस वक्त वो कितनी तकलीफ में होगा। प्लीज़ माहिम जाओ। इसके चीखने पर भी वो वहाँ वहाँ से नहीं हिली थी। आपका खून बह रहा है, प्लीज़ मेरे साथ हॉस्पिटल चलें। नहीं जाना मुझे कहीं, मर जाने दो मुझे। तुमने क्या कहा था, तुम्हें मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना? ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, तो मरने दो मुझे। तुम मेरे साथ नहीं हो तो मुझे नहीं चाहिए ये ज़िंदगी। इसकी बात सुनकर माहिम ने अपनी आंखें जब्त से ज़ोर से मींची और बिलाखिर इसने हार मान ली। मुझे आपका साथ कबूल है। इसके कहने पर साहिर ने इसकी तरफ देखा। क्या कहा तुमने? मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। विकी पलकें उठाई। वो इस पागल शख्स को देख रही थी जिससे हमेशा से डर लगता था, लेकिन आज हकीकतन इसे साहिर शाह से खौफ आ रहा था। तुम अपनी मर्जी से हाँ कह रही हो ना? इसके कहने पर माहिम ने आंखों में शिकवा लिए इसकी तरफ देखा, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। साहिर शाह ने जैसे इसके सारे अल्फाज छीन लिए थे। हाँ, अपना हाथ दिखाएं। इसने इसका मजबूत इसने इसका मजबूत हाथ थामा, जिसे वो फिर से पीछे कर चुका था, और ऐसा करने से इसके चेहरे पर तकलीफ दा असरात भी उभरे थे। जब फरीदा आंटी तुमसे पूछेंगी तो तुम क्या कहोगी? मैं हाँ कहूंगी। इसका हाथ थाम कर अब की बार माहिम ने मजबूती से पकड़ा, ताकि वो फिर पीछे ना कर ले, और रुमाल इसकी कलाई पर बांधने लगी ताकि बहता खून रुक जाए। सू सू करती वो इसका हाथ देख रही थी। कलाई से निकलते खून के बायस इसका पूरा हाथ खूनम खून हो चुका था। इसके कुछ इसने कुछ देर इसकी इसने कुछ ज़्यादा ही गहराई से काट लिया था। बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें मेरी? माहिम ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। नजरें झुकाए वो अपने काम में मगन थी, जबकि दूसरी तरफ साहिर शाह के चेहरे पर अब एक अलग ही सुकून था, इत्मीनान था। इसका दिल चाह रहा था कि सामने बैठी इस लड़की को सख्ती से खुद में भींच ले, लेकिन इसके चेहरे पर अपना प्यार भरा रम छोड़े। लेकिन अभी इसके पास ऐसा कोई हक नहीं था, पर जल्द ही मिलने वाला था। चलो घर चलते हैं। हॉस्पिटल में बैंडेज वगैरह करवा कर इसने माहिम से कहा, जो कब से खामोश खड़ी थी। मैं ड्राइवर के साथ जाऊंगी, आप भी साथ चलें। आपसे ड्राइविंग सही से नहीं होगी। इसे जवाब देकर वो वहाँ से जाने लगी। वैसे भी वो सिर्फ इसी वजह से यहाँ मौजूद थी, क्योंकि साहिर यहाँ पर आने पर राज़ी नहीं था। वो इसे ज़बरदस्ती यहाँ लाई थी। ये मामूली चोट है, लेकिन तुम्हें मेरी बहुत फिक्र हो रही है। गहरी नज़रों से इसने माहिम की तरफ देखा। नहीं, आर्यन अंकल और किस्वा आंटी का ख्याल आ रहा है, और यही ख्याल मुझे आपकी मदद करने पर मजबूर कर रहा है। इसे जवाब देकर वो जाने के लिए मुड़ी। इसे जाते देख साहिर ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपने करीब किया। अपनी मर्जी से राजी हुई हो तुम माहिम, और जब राजी हो ही गई हो तो मैं तुम्हें पीछे हटने नहीं दूंगा। अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो जो मैं करूंगा, इसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़वा कर वो वहां से बाहर जा चुकी थी। इसे बस इस वक्त इस शख्स से दूर जाना था। घर आकर इसने सबसे पहले अपने कपड़े तब्दील किए, क्योंकि इसकी फ्रॉक पर साहिर का खून लग चुका था। यह तो शुक्र था किसी ने इसे देखा नहीं था, वरना वो क्या जवाब देती। बेड पर लेट कर भी वो इन्हीं सोचों में गुम थी। साहिर ऐसा कोई कदम उठाएगा ये इसने नहीं सोचा था। इसकी नज़रें हमेशा ही माहिम को डिस्टर्ब करती थी, लेकिन इनका मफहूम इसे कभी समझ नहीं आया था। लेकिन अब आ गया था। वो अपनी सोचों में गुम थी जब दरवाज़ा नॉक करके फरीदा कमरे में दाखिल हुई। इसे देखकर वो सीधी होकर बैठ गई। तुम आकर मुझसे मिली भी नहीं माहिम, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मुझे लगा तुम अभी तक आई नहीं हो। ये तो तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन देखी तो मैं यहाँ पर आई। जी बस थक गई थी मैं, इसने खुद को कंपोज करते कहा। फंक्शन कैसा रहा? बहुत अच्छा हुआ, बहुत मज़ा आया। इसने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाकर कहा। तुमसे कुछ बात करनी थी, अभी तक मौका ही नहीं मिला। हवेली वाले आए थे साहिर साहिर के रिश्ते के लिए, तुम्हारा रिश्ता लेने। वसी चाह रहा था कि मैं तुमसे पूछ लूँ। अगर आज इसकी मुलाकात साहिर से नहीं हुई होती तो वो पहली फुर्सत में इनकार कर देती, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हो चुके थे। इस रिश्ते से मना करना इसके बस में नहीं था। जैसे आप लोगों की मर्जी। हमारी मर्जी का क्या है? रिश्ता तो तुम्हारे साथ जुड़ रहा है, तो मर्जी भी तुम्हारी ही होनी चाहिए। इसकी बात सुनकर इसके जहन में पहला ख्याल यही आया, फरीदा को साहिर की गई हरकत बता दे। लेकिन इससे क्या होता? अपनी रजामंदी देकर वो फंस चुकी थी। पीछे हटना भी चाहती तो साहिर शाह ने इसे पीछे हटने नहीं देना था। इसकी रजामंदी ना भी होती तो साहिर ने करना वही था जो इसका दिल कहता था। फिर क्या फ़ायदा इन बातों का? इन ख्यालात को अपने जहन से झटक कर वो फरीदा की तरफ मुतवज्जह हुई। मुझे कोई एतराज़ नहीं है ममा, जो आप दोनों का फैसला होगा मैं इस पर राज़ी हूँ।
इसके कहने पर फरीदा ने मुस्कुराते इसके माथे पर अपने लब रखे और इसके कमरे से चली गई। इसे यह खबर अब सबसे पहले वसी को देनी थी। सुबह का वक्त था और इस वक्त गार्डन में बैठी वो अपनी सोचों में गुम थी जब अचानक कोई इसके कान के करीब चीखा था। डर कर वो अपनी जगह से उठी। वो शामिर था। वाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहने शरारती नज़रों से वो इसे देख रहा था। सॉरी, डर गई तुम? इसकी बात का बिना कोई जवाब दी वो वहाँ से जाने लगी। जब वो फिर से इसके सामने आया था। तारुफ तो करवा दो लड़की, बड़ी ही बेमुरवत हो। खैर, तुम्हारे तारुफ की ज़रूरत नहीं है, जो तो तुम्हारे बारे में पता चल ही गया है। मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ। मैं हूँ शामिर, आर्यन शाह का बेटा, जिसका पसंदीदा काम है अपने बाप को तंग करना। मैं सारा दिन हवेली में ख्वारों की तरह फिरता हूँ। अगर बोर हो जाता हूँ तो हवेली से बाहर चला जाता हूँ। मेरे बाबा साईं मुझे ये बोल बोल कर थक चुके हैं कि शामिर, कुछ काम कर लो, लेकिन मैं इनकी ये बात सुन सुन कर नहीं थका। इसने एक ही सांस में कहते हुए अपना हाथ इसकी जानिब बढ़ाया था, जिसे कुछ देर झिझक कर इसने थाम लिया। अब तुम भी कुछ बोलो। मैं हयात हूँ। वो तो हम सब ही हैं। इसकी बात सुनकर शामिर ने हंसते कहा, जिससे वो मज़ीद नर्वस हो गई। मेरा मतलब, मेरा नाम हयात है। वैसे मैं जानता हूँ, कुछ और बताओ। मैं यहाँ मेहमान हूँ। वैसे अब तुम मेहमान नहीं हो, अब तुम फैमिली का हिस्सा हो। और अच्छा ही है कि मुझे भी कोई मिल गया है। सारा दिन इन बूढ़ों के साथ रहकर मुझे लगने लगा था मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ। इसके दोबारा इसकी पहली वाली जगह पर बिठाया और वो खुद भी इसके बराबर बैठ गया। अब बस शामिर था और इसकी बातें। बाबा साईं, मैं आ जाऊं? दरवाज़ा नॉक करके इसने कमरे में झांका जहां मुर्तज़ा शाया तैयार हो रहा था, यकीनन गांव वापस जाने के लिए। सफ़ेद कमीज शलवार में वो हमेशा की तरह बेहद खूबरू लग रहा था। आ जाओ मेरी जान, कुछ काम था? घड़ी पहनकर इसने बेड पर रखी अपनी शाल उठाई। ये आलम ने इसे दी थी। आर्यन और इसकी बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी भी इवेंट पर आलम इन्हें अलग ही गिफ्ट के साथ शॉल लाजमी देता था। इसके हाथ से शॉल लेकर नूर खुद सेट करके इसे पहनाने लगी। मुर्तज़ा ने प्यार भरी निगाहों से अपनी बेटी को देखा, जो उसका जहान थी। कुछ पूछना था? पूछो। अली खान आपके दोस्त थे, ये आपने बताया था, लेकिन कभी इनसे बात करते हुए नहीं देखा था आपको। इसकी और मेरी दोस्ती बहुत पहले ख़त्म हो चुकी थी। कितना टाइम पहले, जब मैं आपकी माँ से भी नहीं मिला था। हम बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर इसकी सियासत में जाने की ज़िद ने हम दोनों में नाराज़गी पैदा कर दी। मैं जानता था ये काम आसान नहीं है। इस पर एक दो बार हमले भी हुए थे, लेकिन वो बच गया। मैंने इसे इस काम से दूर रहने की बहुत कोशिश की। मैंने इसे इस काम से दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके ना मानने पर मैंने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन इसने नहीं छोड़ा था। वो हमेशा की तरह मेरे पीछे पड़ा रहता, इसी तरह मजाक मस्ती करता, लेकिन मैं फिर भी नाराज़ रहा। और मेरी ये नाराज़गी जब ख़त्म हुई, जब अली पैदा हुआ। बहुत छोटा था जब वो इसकी बीवी बम ब्लास्ट में मारे गए, शायद 7-8 साल का। इसके पास अपने दादा के सिवा और कोई रिश्ता नहीं था। अली के दादा इसे मुल्क से बाहर ले गए थे। मेरा इनसे सिर्फ फ़ोन पर राब्ता था। मैं जब भी वहाँ जाता था तो इनसे ज़रूर मिलता था, लेकिन ये बात आलिम और आर्यन के अलावा मैंने किसी को नहीं बताई। दोनों हाथ गालों पर रखे वो गौर से सुन रही थी। अली के दादा नहीं चाहते थे कि किसी को भी मालूम हो कि वो कहाँ रहता है। वो सबसे छुप कर वहाँ गए थे, ऐसी जगह जहाँ इन्हें बहुत कम लोग जानते थे या जानते ही ना हो। आहिस्ता आहिस्ता मेरा वहाँ जाना कम हो गया और फिर ख़त्म भी हो गया। मैं ज़िंदगी की मसरूफियत में इतना खो गया कि मुझे इन दोनों से मिलने का ख्याल ही नहीं रहा। मैंने एक हेडलाइन न्यूज़ पढ़ी जिसमें यही लिखा था कि अली खान का बेटा अली खान सियासत में कदम रख चुका है। मैं इसके दादा से मिलने गया और इन्होंने यही बताया कि इनके समझाने पर भी अली ने इनकी नहीं सुनी थी। मैंने अली को इस सब से मना किया, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे लगा जैसे एक बार फिर से मेरे सामने अली खड़ा है, और जैसे ना पहले अली ने सुनी थी, इसी तरह इस अली ने भी नहीं सुनी। और यही हुआ। मेरे मना करने के बावजूद इसने वही किया जो इसने करना था। तो अब आप इनसे नाराज़ हैं, वैसे ही होना चाहिए। इसने खुद ही सवाल पूछकर जवाब दिया। मैं अली से नाराज़ था और इसी नाराज़गी में मैंने इतने साल गुजार दिए, और अली मर गया। तो पल की ज़िंदगी होती है नूर। क्या इसे नाराज़गी की नज़र करना? जो मौका मिल रहा है इसे खुलकर जीना चाहिए। मैं अली से खफा था, लेकिन अब नहीं हूँ। मैं अली का साथ नहीं दे सकता था। वो अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन अब अली का साथ तो मैं दे सकता हूँ ना। इसके माथे पर लब रख कर मुर्तज़ा ने इसे अपने सीने से लगाया। अब चलता हूँ। जरियाम कब से बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा है। खुदा हाफिज़ बाबा साईं। खुदा हाफिज़ मेरा बच्चा। साहिर के बच्चे, ये घर में बात क्या चल साहिर के बच्चे, ये घर में क्या बात चल रही है? धड़म से दरवाज़ा खोलकर वो साहिर के कमरे में दाखिल हुआ, जबकि इसे एक नज़र देखकर साहिर वापस अपनी गोद में रखे लैपटॉप पर मसरूफ़ हो चुका था। क्या बात चल रही है?
माहिम शादी के लिए मान गई है, इसने हाँ कह दी है। तो मुझे मुबारकबाद देने आया है? नहीं, पूछने आया हूँ वो कैसे मान गई। नूर ने तो कहा था कि वो मना कर चुकी है। क्या किया है तूने इसके साथ जो वो मान गई है? बोलते बोलते इसकी नज़र साहिर की कलाई पर गई, जहाँ पट्टी बंधी थी। कब से बंधी थी इसे नहीं पता था, क्योंकि साहिर हमेशा फुल स्लीव्स की शर्ट पहनता था, जिसकी वजह से किसी ने भी इसकी ये पट्टी नहीं देखी थी। इसे इस वक्त सिर्फ इस वजह से वो पट्टी नजर आई क्योंकि साहिर की स्लीव्स कोहनियों तक फोल्ड थी। ये चोट कैसे लगी? क्या करके आया है तू साहिर? महिम कैसे मान गई? तूने कुछ कहा है ना? इसके सवालों से तंग आकर इसने लैपटॉप साइड में रखा और इसके मुकाबला खड़ा हुआ। महिम के साथ मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, वो अपनी मर्जी से राज़ी हुई है। इनकार का हक है इसके पास, चाहे तो कर दे। और ये चोट मामूली है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दे। तूने महिम के साथ क्या किया है? मैंने कहा था ना माहिर, इस मामले से दूर रह। कैसे रहूं? बहन है वो मेरी, और मेरी मोहब्बत है। हमेशा से जानता है कि मैं इसके लिए कैसे जज्बात रखता हूँ, फिर भी तू इस तरह की बातें कर रहा है। अगर वो नहीं मानती तो ज़रूर कुछ करता, लेकिन वो मान चुकी है और उसने अपनी मर्ज़ी से मुझसे शादी करने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। इसने अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ थी। जबकि इसकी बात सुनकर माहिर कमरे से बाहर जा चुका था, क्योंकि अपने इस सरपीरे भाई को समझना इसके बस की बात नहीं थी। शाह, शाह, खुशी से चहकती वह स्टडी रूम में दाखिल हुई थी। पूरे घर में ढूंढने के बाद वो इसे यहाँ मिल ही गया था। क्या हुआ जाने शाह? किताब मेज़ पर रखकर इसने हाथ बढ़ाकर किस्वा को अपने करीब किया और इसे अपनी गोद में बिठा लिया। फरीदा आपी का फ़ोन था, उन्होंने हाँ कर दी है। उन्होंने माहिम से पूछा था तो इसे भी कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो कहती हूँ बस जल्दी जल्दी से निकाह की तैयारी करते हैं। सबर जाने शाह, तुम तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी मचा रही हो। इतनी जल्दी तो साहिर को भी नहीं होगी। बस मुझे जल्दी से अपने बेटे की शादी करनी है। इसवा ने इसके कंधे पर सर रख लिया। अच्छा, अपनी शादी की तो तुम्हें इतनी जल्दी नहीं थी? इस वक्त तो मुझे होश भी नहीं था। इसने सर उठाकर आर्यान को देखा। पता है, इतनी रो रही थी, मैं ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं। मैंने तो इतनी दुआएं मांगी थी कि मेरी आपसे शादी ना हो, लेकिन फिर भी हो गई, क्योंकि आपको मेरा शाह जो बनना था। आर्यान ने गहरी निगाहों से इसके मुसलसल हिलते लबों को देखा और अगले ही लम्हे इन पर झुक गया। लेकिन शाह लेकिन शाह मीर की आवाज़ सुनते ही इसने जहाँ किस्वा को छोड़ा, वहीं किस्वा तेजी से इसकी गोद से उठी थी। तौबा है बाबा साईं, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। आंखों पर हाथ रखे वो स्टडी रूम के दरवाजे पर खड़ा था। शर्मिंदा होती किस्वा वहां से जा चुकी थी, जबकि आर्यान अब घूर कर अपने बेटे को देख रहा था, जो माँ को जाते देखकर इसके पास आ बैठा था। क्या काम है? अम्मा साई ने बताया है मेरे लाला की शादी होने वाली है। तो मैं सोच रहा था मेरी भी साथ ही शादी करवा दें, खर्चा भी बच जाएगा आपका, और मेरे लिए भी कुछ नया हो जाएगा। वही घिसी पिटी जिंदगी गुजर रही है, कुछ चेंज ही आ जाएगा। ढीठ औलाद ये शादी की बात करके ढीठ औलाद ये शादी की बात किस मुंह से कर रहे हो? आर्यन के घूरने पर इसने अपना चेहरा पकड़कर अपने इसके करीब किया। इसी मुंह से? पहले जाकर कोई धंधा करो। काम धंधे के बिना शादी नहीं हो सकती क्या? नहीं, कोई अच्छी सी जॉब ढूंढो। ना मिले तो साहिर के पास शाह इंडस्ट्रीज में जॉब कर लेना। ये सही है। खुद की बचपन में मंगनी हो गई, फिर शादी भी हो गई। दादा की इंडस्ट्रीज पर जाकर बस मुलाजमों को हुक्म देते थे। इसके अलावा आप क्या करते थे? और मुझे कह रहे हैं कि जॉब ढूंढो। इसने बाकायदा आर्यान की नकल उतारते कहा था। दफा हो जाओ। शामिर शामिर जो अपनी ही बातों में मगन था, आर्यान के चिल्लाने पर तेजी से रूम से बाहर निकल गया, जबकि आर्यान अब इस सोच में गुम था कि किस्मा ने ऐसा क्या काम किया था या फिर क्या खाया था जो ऐसी औलाद पैदा हुई है। घर में जैसे माहिम की हाँ का ही इंतजार था। निकाह की तारीख तो पहले ही तय कर चुके थे। अगर माहिम का जवाब हाँ होता तो फौरन से तैयारी शुरू कर देते, और ना होता तो बात खत्म हो जाती। लेकिन इसके हाँ का जवाब पाकर जैसे घर में हर तरफ शोर मच गया था। यह आपको ज़बरदस्ती अपने साथ बिठाकर फरीदा इसे ज़रूरी काम समझा रही थी, जिसे जमाई रोकता वो समझने की कोशिश कर रहा था। अलबत्ता मैथ के सवाल जवाब की तरह इसे समझ नहीं आ रहे थे। घर में दाखिल होते ही आज नूर को फरीदा कुछ ज़्यादा ही खुश लगी थी, और इसके कुछ पूछने से पहले फरीदा इसे बात बता भी चुकी थी, जिसे सुनकर पहले तो वह हैरान हुई, लेकिन फिर तेज़ी से माहिम के कमरे की तरफ चली गई। माहिम, फरीदा आंटी कह रही है कि तुमने हाँ कर दी है। कमरे में दाखिल होते ही वो बेड पर बैठी माहिम के सर पर पहुंची, जो अपना सर किताब में झुकाए बैठी थी। हाँ, सही कह रही हैं, लेकिन तुमने तो मना कर दिया था। साहिल लाला ने कहा था कि वो तुमसे बात करेंगे। उन्होंने कुछ कहा है तुमसे? तुम बताओ मुझे। उसका चेहरा ऊपर करके नूर ने सवालिया निगाहों से इसे देखा।
इसके पूछने पर माहिम का दिल किया इसे हर बात बता दे, लेकिन तब ही निगाह अपनी खिड़की से नजर आते गार्डन में खड़े साहिर पर पड़ी, जो फ़ोन पर बात करते टहल रहा था। इसकी की हुई हर हरकत माहिम के जहन में चलने लगी। नहीं, इसने जल्दी से खुद को कंपोज किया। मतलब हाँ, उन्होंने मुझसे बात की थी, मुझे बस एक गलत फहमी थी, वो दूर हो गई और मैंने हाँ कह दी। इसने नज़र चुरा कर कहा, जबकि चंद पल इसे देख कर नूर इसके गले लग गई। इसके अंदाज में बेइंतहा खुशी थी। माहिम, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है मैं कितनी खुश हूँ। देखना लाला तुम्हारा कितना ख्याल रखेंगे। मैं साहिर लाला के पास जाती हूँ, देखो इनका क्या हाल है। तुम्हारा जवाब सुनकर अपनी बात कहकर वो जल्दी से इसके कमरे से निकल गई थी। जबकि इसके जाने पर माहिम ने गहरा सांस लेकर दोबारा खिड़की की जानिब देखा, जहाँ फ़ोन कान से लगाए साहिर मुस्कुराते से ही देख रहा था। इसकी यह मुस्कुराहट माहिम को किसी जहर से कम नहीं लगी थी। अपनी जगह से उठकर इसने खिड़की के पर्दे बराबर किए, बाहर नजर आता वो मंजर छुपाया और जाकर दोबारा से बेड पर बैठ गई। क्या सोच रहे हो जरियाम? मुर्तज़ा ने ड्राइविंग करते जरियाम से कहा। वो पहली बार इसके साथ सफ़र नहीं कर रहा था, लेकिन ये खामोशी इनके दरमियान पहली बार मौजूद थी। मैं एक लड़की से मिला था बड़े बाबा। अच्छा, कौन लड़की? मुर्तज़ा ने दिलचस्पी से इसकी तरफ देखा था। वो एक चोरनी थी। आहिस्ता आहिस्ता इसने सारी बात इसे बता दी। जब से हुरैब से इसकी दोबारा मुलाकात हुई थी, तब से जहन बेहद डिस्टर्ब था। किसी से तो इसे ये बात कहनी थी, तो इसने मुर्तज़ा से कह दी। तुम्हें इस चोरनी से मोहब्बत तो नहीं हो गई जरियाम शाह? इसने शरारती अंदाज से इसे देखते पूछा था। बड़े बाबा, वो एक चोरनी है और दो मुलाकातों में मुझे इससे मोहब्बत भला कैसे हो सकती है? मुझे तुम्हारी बड़ी मम्मा से पहली मुलाकात में मोहब्बत हो गई थी, तो तुम्हें दूसरी में क्यों नहीं हो सकती? और जहाँ तक बात है इसकी, वो एक चोरनी है तो मोहब्बत एक बेख्तियार अमल है, कभी भी किसी से भी हो सकती है। मुझे नहीं है, मुझे पता नहीं है फ़िलहाल, बस इसकी मदद करना चाहता हूँ। इसने बताया इसकी वालदा को कैंसर है, मैं इनका इलाज करवाना चाहता हूँ। इसने एक नज़र मुर्तज़ा पर डालकर दोबारा अपनी नज़रें सामने मरकूज़ कर ली थी। बिल्कुल, तुम करो इनकी मदद। इन्हें पैसों की ज़रूरत है तो पैसों से मदद करो। किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ और मुमकिन हो सकता है इन्हें हवेली ले आओ, ताकि इसे चोरी करने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ इसकी हर चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। मुर्तज़ा के कहने पर इसने अपना सर हिलाया। एक कोशिश तो इसे करनी थी, हुरैब की मदद करने की। अपने कमरे से निकलकर वो बाहर जाने लगा, जब नज़र माहिम के कमरे की तरफ उठी, जो आधा खुला हुआ था। माहिम, मैं आ जाऊं? इसने दरवाज़ा नॉक करके कहा। इसे देखकर वो एक पल के लिए घबराई, लेकिन फिर रिलैक्स हो गई, क्योंकि वो माहिर ही था। अगर वो साहिर होता तो इतनी शराफत से इसे अंदर आने की इजाज़त नहीं मांग रहा होता। जी माहिर भाई, आ जाए। तुमने साहिर से शादी के लिए हाँ कह दी, ऐसा क्यों किया तुमने? माहिम, अगर साहिर ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ, मैं बात करूंगा उससे। शायद इससे ज़्यादा वो इस बात को अपने अंदर नहीं रख सकती थी। गहरा सांस लेकर इसने इस दिन गुजरा वो वाक़या से बता दिया, जिसे सुनकर वो सही मानों में शॉक्ड हो चुका था। साहिर इस तरह से कोई शायर इस तरह की कोई हरकत करेगा, यह भला किसी ने कब सोचा था? तुम्हें इस फजूल इंसान की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। मैं बात करूंगा इससे, तुम फिक्र मत करो, बल्कि अभी करूंगा। अपनी बात कहते वो वहां से जाने लगा, जब माहिम ने इसकी मजबूत मर्दाना कलाई थाम ली थी। प्लीज़ माहिर भाई, किसी से कुछ मत कहिएगा। इनकी इस हरकत ने मुझे पहले ही बहुत डरा दिया है। मैं नहीं चाहती वो मज़ीद कुछ उल्टा सीधा करे। तुम क्यों डरोगी माहिम? तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। माहिर भाई, मैं एक आम सी लड़की हूँ, जिसकी ज़िंदगी में आज नहीं तो कल ये दिन आना ही था। जब कल भी ये काम करना है तो बेहतर नहीं है कि आज ही कर ले, अपनों की रजामंदी के साथ। मैं क्यों ये झूठा ख्वाब देखूं कि मेरा कोई शहजादा आएगा? यह असल ज़िंदगी है और मैं हकीकत में जीने वाली लड़की हकीकत में ही जीना चाहती हूँ। प्लीज़ माहिर भाई, किसी से कुछ मत कहिएगा। देखें तो सब घर वाले मेरे एक हाँ से कितने खुश हो गए हैं। मैं भी इनकी खुशी में खुश हूँ। साहिर भाई को मैं पसंद नहीं करती, लेकिन निकाह एक ऐसा बंधन है जिसमें बनने के बाद आपको हम सफ़र से कुदरती तौर पर मोहब्बत हो जाती है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सब में मेरे माँ बाप की रजामंदी शामिल है, और वो मेरे लिए कोई गलत फैसला थोड़ी करेंगे। तुम श्योर हो? जी बिल्कुल। आप भी अपना मूड ठीक करें। मुझे तो पता नहीं था माहिम, तुम इतनी समझदारी की बातें करती हो। माहिर ने इसके दोनों गालों को खींचते प्यार भरे लहजे में कहा, और इसे लेकर नीचे चला गया। नाश्ते की टेबल पर बैठते इसने सबसे पहले नज़र माहिम पर डाली, जो अपना सर झुकाए नाश्ता करने में मगन थी। तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है साहिर? फरीदा की नज़र सबसे पहले इसके कलाई पर गई, जहाँ पर पट्टी बंधी थी। कब से इसे कब से इसे नहीं पता था, क्योंकि इसने देखी ही अभी थी। वाइट शर्ट की वो लाइट ब्राउन कोट फुल स्लीव्स के बावजूद भी इसके कलाई पर आधी सफ़ेद पट्टी वाज़ेह दिख रही थी।
कुछ खास नहीं फरीदा आंटी, बस ऑफिस में हल्की सी चोट लग गई थी। हल्की सी तो नहीं लग रही, मुझे तो बड़ी लग रही है। माहिर ने जूस का गिलास टेबल पर रखते से घूर कर देखा था, जिस पर इसने पहले माहिम और फिर माहिर को देखा। अगले ही पल वो समझ गया था कि माहिम इसे सब बता चुकी है। नहीं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तुमने डॉक्टर को दिखाया? इसका हाथ पकड़कर वो इसकी कलाई देखने लगा, जिस पर माहिम बस गहरा सांस लेकर रह गई। इसकी माँ देख तो ऐसे रही थी जैसे पट्टी बंदी जैसे बंदी पट्टी में ही ये बात मालूम कर लेंगी कि जख्म कितना गहरा है और कैसे लगा है। जी, बहुत अच्छी दवाई मिल गई है मुझे, इस जख्म की जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसने एक नज़र माहिम पर डालकर दोबारा फरीदा की तरफ देखा। अच्छा, तुम ख्याल रखना, इस हाथ से ज़्यादा काम मत करना। जोर पड़ेगा और एक बार फिर से डॉक्टर को दिखा देना। इसके तायद करने पर इसने मुस्कुराते अपना सर हिलाया और नाश्ता करने लग गया। यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होती है। अगर आपको एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। अल्लाह हाफिज़।